कब थमेगा युद्ध? आज ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ईरान के खिलाफ जब अमेरिका और इजरायल ने हमला किया था तो ये माना जा रहा था, या फिर कहें कि अमेरिका तरफ से कहा भी गया था कि मुश्किल से 7 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन आज 10वां दिन है, युद्ध फिलहाल खत्म होने के कोई आसार दूर दूर तक दिख नहीं रहे। तो ऐसे में क्या माना जाए? ईरान पर हमला करके अमेरिका और इजरायल फंस गए हैं। हमला करने से पहले इन दोनों देशों ने जो आकलन किया था, क्या अब उनका आकलन गलत साबित हो रहा है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम कमांडर को मौत के घाट उतारने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि आधी जंग वो जीत चुके हैं और सत्ता परिवर्तन का रास्ता साफ हो गया है, जो हमले के पीछे एक बड़ी वजह भी थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम कमांडर बना दिया गया है, जो माना जाता है कि खामेनेई से भी ज्यादा कट्टर है। मुज्तबा खामेनेई का सुप्रीम कमांडर बनना अमेरिका को पसंद भी नहीं है, ये साफ तौर से अमेरिका ने बता भी दिया है। तो अब क्या? ये बड़ा सवाल है। उधर इजरायल ने ईरान के कच्चे तेल की रिफाइनरी पर हमला कर दिया, जिस पर अमेरिका ने नाराजगी भी जताई है। तो कई लोग इसे इजरायल और अमेरिका के बीच जो गठजोड़ है उसमें दरार की शुरुआत मान रहे हैं। इन सब के बीच कच्चा तेल एक अलग टेंशन बना हुआ है। वजह बहुत साफ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो पूरी दुनिया की सप्लाई का 5वां हिस्सा वहां से आता है, वो जो अब तक इतिहास में कभी बंद नहीं हुआ, वो लगभग बंद हो गया है। रोजाना 138 जहाज जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते थे, वहां मुश्किल से 1 से 2 या 3 जहाज गुजर रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में एक दिन में 20% तक की बढ़ोतरी देखी गई। इस बेतहाशा बढ़ोतरी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, और चिंता सिर्फ दुनिया के नहीं, अमेरिका की भी बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका का स्थिति ये होती है, कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो बढ़ती हैं, उसका तत्काल असर वहाँ के पेट्रोल पंप पे दिखता है, यानी वहाँ की जनता पर दिखेगा। तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक दबाव के तौर पर काम करेगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिन पर आज हम आवाज अड्डा में करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की ज्वाला से घिरा हुआ है। शांति का कहीं से कोई संकेत नहीं दिखाई देता। ईरान ने अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है, लेकिन ट्रंप को मुज्तबा मंजूर नहीं। उन्हें ईरान में अपने लायक नेता चाहिए, तब जाकर कोई बात होगी। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। क्रूड की सप्लाई बुरी तरह चरमरा गई है। इसमें सुधार की बजाय दिक्कत और बढ़ने की आशंका है। ऐसे में तेल के दाम आसमान पर हैं और दुनिया भर में पेट्रोलियम, गैस, केमिकल से लेकर दर्जनों इंडस्ट्रीज पर बुरा असर पड़ना शुरू हो चुका है। अब दुनिया के हर देश के आगे ये सवाल है कि युद्ध के चलते जो आर्थिक झटका लग रहा है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। भारत भी इससे अछूता नहीं है। खाड़ी के देशों में रहने वाले 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता है, लेकिन तेल की कमी इकोनॉमी को चौतरफा प्रभावित करेगी। लेकिन भारत सरकार कह रही है कि तमाम परिस्थितियों पर नजर है, फिलहाल पैनिक करने जैसी कोई बात नहीं है। Government remains committed to ensuring that fully taking into account availability, costs and risks of the energy markets. For us, sir, the interest of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने अपनी विदेश नीति ट्रंप के पास गिरवी रख दी है। कलबुर्गी की एक सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां तक कह दिया कि मोदी को एप्स्टीन फाइल्स का डर है। संसद में विदेश मंत्री के बयान के बाद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है और इस पर सदन में विस्तृत चर्चा करने की मांग कर रहा है। वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी। जो हमारी विदेश नीति है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विदेश नीति को गिरवी रख दिया गया है।
और जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत से हमारे भारतीय लोग जो उधर फंसे हुए हैं, उन्होंने कई त्यौहार नहीं मना पाए। होली भी नहीं मनी, अभी जो त्यौहार चल रहे हैं, रोज़ों के समय है, कितना संकट में गुजर रहा होगा। आखिर भारत सरकार क्या कर रही है? इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका ईरान युद्ध ने प्रवासियों की सुरक्षा, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स में भारत के लिए कठिन चुनौतियां पैदा की हैं। लेकिन क्या सरकार से विपक्ष के सवाल गलत हैं? मौजूदा तेल संकट से निपटने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है? और सबसे बड़ा सवाल कि कब खत्म होगा अमेरिका और ईरान का ये महायुद्ध? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश आज हम करेंगे और हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशेष मेहमान, पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर अशोक सज्जनहार साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट संजय मेस्टन साहब हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब हैं, जेएनयू में इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा जी हैं और द न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह जी। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में करूँगा एम्बेसडर अशोक सज्जनहार साहब आपसे। पिछले 10 दिनों के युद्ध के तौर तरीकों को आप देखें, ईरान के रिएक्शन को आप देखें, और जो अब ईरान में जो नया सुप्रीम कमांडर बना है, यहाँ तक के सफ़र को देखा जाए तो क्या माना जाए? जो आकलन था, शुरुआती आकलन था यूएस और इजराइल का ईरान पर हमला करने के पहले, वो आकलन गड़बड़ हो गया है? जी बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। जो उन्होंने सोचा था, देखिए जैसे वेनेजुएला में उन्होंने मदुरो को उठा लिया, तो वहाँ पर जो वो सत्ता आई उसको अपनी मनमानी सत्ता के तौर पर वो वहाँ पर स्थापित कर पाए। तो उन्होंने यहाँ भी सोचा था जो ये जो शीर्ष नेता वहाँ पर निकल जाएंगे, उनको मार दिया जाएगा, और उसके बाद ये जो स्पिरिचुअल लीडरशिप को आपने ख़त्म कर दिया, रिलीजियस लीडरशिप को, उसके बाद आपने जो और उनकी लीडरशिप थी, चाहे वो IRGC के कमांडर्स हों, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हों, चाहे इंटेलिजेंस कमांडर्स हों, तो मतलब करीब 40 के करीब वहाँ पर जो भी सब ऊंचे शीर्ष नेता थे जो डिफेंस मिलिट्री के थे, उन सबको भी आपने पहले दिन ही ख़त्म कर दिया। तो ये उम्मीद थी जो वहाँ पर जो ये लोग पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे, जनवरी में आपने देखा होगा कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पर, उनकी आर्थिक व्यवस्था के ऊपर कितने लोग बाहर निकल कर आ गए थे। तो यही राष्ट्रपति ट्रंप कहते रहे जो देखिए हमने तो आपके लिए रास्ता साफ कर दिया है, अब आप आइए और अब आपका जिम्मेदारी है, आप सत्ता को अपने हाथ में लीजिएगा, हमने तो अपना काम जो है वो करना है वो कर दिया है। परंतु बिल्कुल भी ये उनका जो आकलन था बहुत ही बड़ी मेरे विचार से मिसकैलकुलेशन हुई है, क्योंकि ये इनके 2 लेयर तो उन्होंने ख़त्म कर दिए, ये IRGC, आर्मी वगैरह सभी के, परंतु फिर भी उसके नीचे भी उनके जो हैं स्तर बने हुए हैं। बहुत ही ये एंट्रेंच रजीम है, पिछले 47 साल से वहाँ पर है, और उन्होंने देख लिया है उनका बिल्कुल ही पिछले साल जून में जैसे वो एकदम जिसे कहा जाए बैक टू द वॉल हो गए थे, उन्हें नहीं मालूम चल रहा था क्या किया जाए। इस बारी पूरी तैयारी थी, उस समय 2-3 दिन उनको लगाए इसका जवाब देने में, पर यहाँ पर बिल्कुल कुछ घंटे ही लगाए और उन्होंने इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ अपना वार करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जो गल्फ की स्टेट्स हैं, जो वेस्ट एशिया की स्टेट्स हैं, दुबई हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, सभी के ऊपर उन्होंने बहुत हमले करने शुरू कर दिए। मेरे विचार में ये उनकी तरफ से बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। परंतु जो आपका सवाल था उसका मैं यही जवाब देना चाहूँगा जो उसमें वो बिल्कुल चौंका दिया है इजराइल को भी और अमेरिका को भी। तो इसीलिए अभी वो ये बात नहीं कर रहे हैं जो आप उसमें आइए, सड़कों पर उतरिए और अपने हाथ में अपनी सत्ता को लीजिए, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। पहले भी वो ये सोच रहे थे, जैसे 2022 में मासा अमीनी के केस में इतनी युवतियां, इतनी महिलाएं वहां पर आ गई थी सड़कों पर। इस बारी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकार, क्योंकि सरकार के ऊपर हमला किया जा रहा है, इस्लामिक लीडरशिप IRGC के ऊपर हमला किया जा रहा है, तो सारी जो जनता है उसमें नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की फीलिंग जो है वो बहुत ज्यादा आ गई है और वो पूरा डट कर मुकाबला कर रहे हैं, अमेरिका का भी, इजराइल का भी, और ये खाड़ी के देश हैं उनके ऊपर भी हमला करके। बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कह सकते हैं कि स्थिति यहाँ पे हो गई है कि अब यूएस के लिए, इजराइल के लिए चुनौतियाँ कई मोर्चे पे बढ़ती जा रही हैं।